गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में खुशामदीद में कहती हूँ आप सबको, और मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे और एक भरपूर वीकेंड मनाने की तैयारी भी कर रहे होंगे। जनाब, वीकेंड स्टार्ट हो चुका है और हमारी ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो गई है कि हम बिल्कुल मशीनों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और एक ही रूटीन को फॉलो करते हो रहते हैं। और ऐसे में जो हमारा वीकेंड होता है किसी भी नेमत से कम नहीं होता। इसलिए कोशिश किया करें कि वीकेंड पर रूटीन से हटकर कुछ किया करें, और जो आप आने वाले हफ्ते के लिए जो आपको एनर्जी देती है और आपको ताजगी देती है, आप वीकेंड कैसे गुजारते हैं हमारे साथ भी शेयर किया करें। तो जनाब, आज का शो बहुत ही मज़े का होने वाला है क्योंकि आज के जो टॉपिक्स हैं वो बहुत मज़े के हैं। आज हम ख़ास तौर पर वीकेंड के हिसाब से पूरा जो प्रोग्राम होता है वो उसका लेआउट बनाते हैं ताकि आज ज़रा हल्ला गुला भी हो जाए और आप लोग बोर भी ना हो। और जनाब, मौसम बदल रहा है और ये जो दरमियान वाला मौसम होता है ना, ये बहुत ही अजीबो गरीब होता है। ये हमें भी कंफ्यूज किए रखता है कि सर्दी वाले कपड़े पहने या गर्मी वाले कपड़े पहने, कौन सी हम डाइट का इस्तेमाल करें। और ये मौसम हमारी सेहत पर भी बहुत ज़्यादा असरात मुरतब करता है। जब भी मौसम तब्दील होता है तो मौसमी बीमारियाँ तो अपने रंग दिखाती ही हैं, लेकिन साथ साथ हमारी स्किन की बीमारियाँ भी बढ़ने लगती हैं। इंसानी स्किन इंतहाई हसास हिस्सा होती है जो मौसम की तब्दीली की जद में बहुत जल्दी आ जाती हैं। ऐसे मौसम में एक ही सवाल हम सबके जहन में घूम रहा होता है कि बदलते मौसम में स्किन की हिफाजत कैसे की जाए, स्किन को मौसमी तब्दीली से कैसे बचाया जाए। ऐसे मौसम में स्किन के किन किन मसाइल का सामना हो सकता है और इनसे कैसे बचा जा सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर अमराज जल्द हैं, डॉक्टर आतिफ काज़मी हैं। सर, आपको मैं वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं सर आप? थैंक यू वेरी मच, मेहरबानी। सर, हम देख रहे हैं मौसम जैसे जैसे ये बदलता है तो स्किन को फ्रेश रखने के लिए, और स्किन भी चेंज होती रहती है, तो स्किन को फ्रेश रखने के लिए, तरोताज़ा रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी बात है जी कि स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अगर आप देखें, स्किन सर से पांव तक स्किन ही स्किन है। अगर और हर किसी का कंसर्न होता है, और हर एक का कंसर्न है, और स्पेशली वो कहते हैं द स्किन ऑफ द फेस इज द पासपोर्ट टू द सोसाइटी। बिल्कुल यही पे है ना, इसी की वजह से ही सारा। अब जब भी कोई आईडी कार्ड बनता है तो चेहरे की फोटो पे बनता है, किसी के हाथ और पाँव का फोटो तो नहीं ना होती। तो जो स्किन है इसकी हमें एहतियात 12 महीने करनी पड़ती है। अब जिस तरह आप अभी बता रही थी कि मौसम चेंज हो रहा है, मौसमों के साथ साथ स्किन को भी हमने अपने ख्याल करते चले जाना है। सर्दियों में ड्राई स्किन, गर्मियों में मॉइस्ट स्किन, और जब स्प्रिंग और ऑटम आता है तो मीडियम स्किन आती है। सबसे बड़ी बात है, मैं अपने पेशेंट्स को ये कहता हूँ कि वेदर कोई भी हो, जैसा मर्जी हो, आपने फ्रूट्स, जूसेस, दूध और वेजिटेबल्स, इनका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना है। पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना है ताकि ग्लो रहे चेहरे के ऊपर, ताकि आपका चेहरा फ्रेश लगे। और जितना आप फ्रूट्स और जूसेस लेंगी उतनी चेहरे पे ग्लो ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही है। नंबर 2 जो सबसे जरूरी बात है, बैलेंस डाइट लेनी है स्किन के लिए। हमारे जिस तरह लाहौर में हम होते हैं तो यहाँ अंदरून शहर के लोग हैं, वो हरीसा, निहारी, सिरी पाई और ऐसी चीजें ये बहुत हैवी खाने खाते हैं। वंस वाइल जरूर खाएं, फास्ट फूड वगैरह खाएं, जंक फूड खाएं, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स लें, लेकिन इनको हफ्ते में एक आध दफा रखें। लेकिन बाकी जो डाइट है वो बैलेंस है। लाहौर के तो सर जो लोग हैं खाबों के शौकीन हैं और वो रोज ही ये चीजें खाते हैं, ऑयली और ये सब कुछ। तो मैं इसीलिए ये कहता हूँ ना कि जो आपने बात की कि लोग कहते हैं मेरे पास आती हैं खवातीन, डॉक्टर साहब वो गोरा करने वाली क्रीमें, आप वो टीके लगा देती हैं, कर देते हैं। तो मैं उन्हें कहता हूँ यार तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। अच्छा। सिर्फ अपनी डाइट का ख्याल करो, जिम ज्वाइन करो, एक्सरसाइज करो, वॉक करो और रात की नींद पूरी किया करो। जो प्रॉब्लम हमारी आती है ज्यादातर खवातीन, क्योंकि मेरा काम खवातीन के साथ ज्यादा बीइंग ए कॉस्मेटोलॉजिस्ट, तो वो सारी तो वो डॉक्टर साहब मेरे तो हल्के पड़ गए हैं, मेरे तो बाल गिर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक मसला है खवातीन में। तो वो मैं उनको ये कहता हूँ कि जो रात की नींद है, ये नहीं करना कि आप अपने सेल फोन पे बैठे हुए हैं और 2-2 बजे तक सेल फोन पे आप लगे हुए हैं। इस चीज को छोड़ दें। 12 बजे के करीब मैक्सिमम सो जाएं, सुबह उठें, फजर की नमाज पढ़ें, फ्रेश हों। आई टेल यू कि आपकी स्किन बहुत ग्लो करे। सो अपनी स्किन का ख्याल, अननेसेसरी क्रीम्स और लोशंस और ऑइंटमेंट्स मत लगाएं। वही हमने खुद ही रखना है अपनी स्किन का ख्याल, बिल्कुल, और उसको खराब भी हम खुद ही कर सकते हैं। लेकिन मुझे डॉक्टर साहब ये बताइए, अमूमन हम लोग क्या गलतियां करते हैं, लोग क्या गलतियां करते हैं जिनकी वजह से आपकी झुर्रियां आ जाती हैं, ये जो दाग धब्बे पड़ जाते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, अब आप मेरे पास अगर आए, मुझे कहें डॉक्टर आतिफ मुझे आप मेरी उम्र अगर 25 साल है तो मुझे 16 साल का बना दें, आई कांट डू दैट। जो ये लोग करते हैं गलत करते हैं। अल्लाह ताला ने जो आपको शक्ल सूरत
अल्लाह ताला ने जो आपको स्किन दी है उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, हम उसको स्किन को बदल नहीं सकते खुदा ताला की। और एक हमेशा बात याद रखें, ये जो हमारी सोसाइटी में एक कॉन्सेप्ट बन गया गोरा 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 स्किन का, हम लोगों को क्यों कॉम्प्लेक्सेस हैं गोरे के? अंदर से गोरा होना है, बाहर के गोरे होने की कोई जरूरत नहीं। ये जो गोरी स्किन कर दें वो साथ ही होने वाली। आपके पास आते हैं ऐसे केसेस? मेरा काम ही यही है सारा दिन। केसेस क्या, एज ए स्किन स्पेशलिस्ट मेरे पास, मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ, लेजर करता हूँ। क्या कहते हैं कि हमें गोरा कर दे? नहीं, सास जो होने वाली सास है वो अपनी बहू को लेके आएगी। वो लाती है कि डॉक्टर साहब मैंने ये मेरी बहू वो होने वाली है, इसकी मंगनी हो गई है, मेरी बहू बन गई, इसको गोरा कर दो। अच्छा, मैं अब वो लड़की बड़ी गुड लुकिंग है, पढ़ी लिखी है, अच्छे खानदान की है, तो मैं उसे कहता हूँ क्या जरूरत है कि डॉक्टर साहब चलें, अगर ये गोरी हो जाएगी तो मेरा जरा फैमिली में बड़ा नाम ऊपर हो जाएगा कि जी बड़ी गोरी चिट्टी बहू लेके आए हैं। मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने ये कॉम्प्लेक्सेस हैं हमारे। तो ये कॉम्प्लेक्सेस किसने बनाए हैं? ये हमने खुद बनाए हैं। हम लोगों ने, हमारी देखिए, ये हम लोगों ने किया क्या है कि हमने गोरे को एक बेंचमार्क बना लिया है कि जो गोरा है वो सबसे खूबसूरत है, सबसे अच्छा है, बाकी जो स्किन के लोग हैं वो इस काबिल ही नहीं है कि वहाँ शादी की जाए। अब मेरे पास एक औरत आई, उसके अपनी सास आई बहू और बेटे के साथ, कहती डॉक्टर साहब देखें ये तो बड़ी ज्यादती हुई है, मेरा बेटा है डार्क कंप्लेक्शन का, मैं ये गोरी बहू लेके आई, मेरे पोते पोतियां सब मेरे बेटे पे काले चले गए, बहू पे कोई नहीं गया। अच्छा। तो देखे ना मैं क्या करूं। मैंने कहा बीबी नमाज पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ करें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें और अल्लाह को कहें शुक्र करें बच्चे नॉर्मल पैदा हुए हैं। तो वो लड़के को गोरा करवाने आई? नहीं, वो कह रही थी कि मैंने बहू गोरी में इसलिए लाई थी कि मेरा बेटा काला है, डार्क है। तो आपके पास मेरी इस तरह के भी आते हैं सर के लड़के भी आ रहे हैं आपके पास? लड़के आजकल लड़के जो हैं सबसे ज्यादा तो वो आते हैं, लिपस्टिक उन्होंने लगाई होती है, मस्कारा लगाया होता है लड़कों ने। लड़कों की बात कर रहा हूँ। ये जो मॉडलिंग में और जो शोबिज में है तो सारा। अब मेरे पास एक बंदा आता है कि जी मेरी पूरी बॉडी का लेजर कर दो, तो मैंने उस लड़के को कहा, मैं कहा तुम तो मर्द आदमी हो यार, तुम बाल क्यों अपने? कि नहीं जी मैं तो मॉडलिंग करता हूँ, मैंने रैंप पे जाना होता है, कैट वॉक पे, तो मेरे बाल बुरे लगते हैं। फिर मेरे पास 1-2 लोग ऐसे भी आए हैं जिनकी मैंने लेजर बालों का, खवातीन तो कराती हैं, मर्दों ने। एक बैंकर थे बहुत बड़े, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मुझसे टाइम नहीं है शेव करने, तो मेरी आप लेजर कर दें सारी, ताकि मुझे शेव ही कभी ना करनी पड़े। मेरा मतलब ऐसे भी इंस्टेंसेस। लेकिन मैं इसमें ये कहूंगा कि आप अपने आप को जब कंपेयर करते हैं ना किसी के साथ, हजरत अली का कौल है, मौला अली का, कि जब भी कंपेयर करो अपने से नीचे को देखो, अपने से ऊपर को मत देखो। आप उनको देखो जो बेचारे अपाहज हैं, उनको देखो जो डिसेबल्ड हैं, जो बहुत डार्क है, एक किसी की आंख की बिनाई नहीं। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको बिनाई दी है, सुनने की ताकत दी है, शक्ल सूरत दी है, तो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और सर जैसे भी हम बात भी कर रहे थे कि मौसम बदल रहा है, तो इस मौसम में ये जो दरमियान वाला मौसम है, ना सर्दी है ना गर्मी है, इस मौसम में हमें किस तरह अपने स्किन को प्रोटेक्ट भी करना है और सही भी रखना है? देखिए इसमें 2 बातें आप लोगों के लिए। पहले मैसेज आपका मतलब खवातीन के लिए। आप लोग ये जो मेकअप और कॉस्मेटिक्स यूज करती हैं ना, ये खुदारा ये ना करें कि 25 ब्रांड के मेकअप यूज करें। ये जी मेरी आंटी ने अमेरिका से भेजा है, ये मेरे मामू ने इंग्लैंड से भेजा है ब्रांड। इंग्लैंड अमेरिका का कोई ब्रांड काम नहीं करेगा। आपकी स्किन जैसी है, वो पाकिस्तान का 25 रुपए वाला ब्रांड भी वहां काम कर जाएगा। तो मैं ये कहूंगा स्पेशली खवातीन को जो काम करती हैं, जॉब करती हैं, कि आप अपनी स्किन को तरोताजा रखना चाहती हैं, तो सबसे बड़ी बात है एक ब्रांड की कॉस्मेटिक्स यूज करें। ठीक है। और बहुत अपने आप को, ये जो मैं यहाँ नाम नहीं ले सकता ब्रांड्स के, मार्केट में गोरा करने वाली क्रीमें हैं इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं, बिल्कुल आपने यूज नहीं करनी। ये मैं आपको भी बता दूं, उनमें स्टीरॉइड्स हैं, बिल्कुल ऐसे उनमें मर्क्यूरी क्रीम्स हैं, उनमें, और सारे चेहरे पे बाल आ जाते हैं औरतों के। और वो जब खवातीन यूज करती हैं तो फिर हमारे पास आती हैं, डॉक्टर आते वक्त लेजर करते हैं, मेरी तो ये दाढ़ी बन गई है मौलवियों की तरह। सर बाल आने के अलावा भी और क्या उनको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? नंबर 1 स्कार बन जाते हैं, बड़े बड़े गड़े पड़ जाते हैं, पिगमेंटेशन आ जाती है चेहरे पे, बड़े बड़े ब्लॉचेस बन जाते हैं चेहरे पे, और रिंकलिंग शुरू हो जाती है। ये जो झुर्रियां होती हैं चेहरे की खवातीन में, ये क्यों होती हैं ज्यादा मेकअप करने के बाद? अच्छा, अब आप लोग जो शोबिज में हैं, काम करती हैं, जब आप आती हैं तो ये लाइट्स भी हैं यहाँ की, इनका एक्सपोजर इन लाइट्स का जब स्किन के पे पड़ेगा मेकअप के साथ, वो स्किन का वेयर एंड टेयर ज्यादा करेंगी। तो मेरा मशवरा ये होगा, एक काम करना है, जो हमारे एंकर्स हैं, शोबिज के हैं, जो ही आप प्रोग्राम खत्म करें सबसे पहले अपना मुंह साफ करें। ठीक है। ये नहीं करना कि प्रोग्राम खत्म करके जब घर जा रही हैं शाम को तो फिर आपने अपने मुंह को साफ करना है।
जो अगर आपका आगे लेकिन एक डॉक्टर साहब एक ये भी तो कॉन्सेप्ट है ना सन ब्लॉक का, कि आप सन ब्लॉक लगा लें, धूप से बचना है, या आपने ये वाली लाइट से बचना है। सन ब्लॉक का क्या मतलब है? सन का मतलब है सन, ये लाइट नहीं, इस लाइट की वेव्स और हैं। अच्छा। जो अल्लाह ताला का सूरज है उसकी वेव्स और हैं। और सन ब्लॉक की भी एक बात करता चलूं, सन ब्लॉक जो है ये हर स्किन को सूट नहीं करता। अच्छा। सन ब्लॉक में केमिकल्स हैं। ये सन ब्लॉक की भी टाइप्स हैं 40, 60, 50 हम जब बात करते हैं। अब आप मेरे पास अगर आती हैं, डॉक्टर आतिफ मुझे सन ब्लॉक चाहिए, आपकी स्किन देखकर, आपकी स्किन टाइप मैं देखूंगा, एग्जामिन करूंगा, आपका स्किन फेयर कंप्लेक्शन है, आप डार्क हैं या ब्राउन है, आपको सन ब्लॉक दिया जाएगा। जो डार्कर कंप्लेक्शन के लोग हैं उनका डिफरेंट है, और जो बहुत फेयर होते हैं उनका डिफरेंट है। तो सन ब्लॉक का मतलब क्या है कि सन ब्लॉक ये नहीं करना कि आप किचन में खड़ी हैं, काम कर रही हैं, सन ब्लॉक लगा लें, यहां बैठे हुए हैं प्रोग्राम में सन ब्लॉक लगा लें। नो, सन ब्लॉक मींस व्हेन यू आर आउट इन द सन, देन ओनली यू शुड अप्लाई सन ब्लॉक। अदरवाइज तो जो केमिकल सन ब्लॉक में है वो भी स्किन को इतना इरिटेट कर देंगे, छाइयां पड़ जाती हैं। सन ब्लॉक के साथ काले काले स्पॉट्स बन जाते हैं। और खवातीन कहती हैं डॉक्टर साहब मेरे तो अभी शादी भी नहीं हुई, ये तो जिस तरह प्रेगनेंसी के बाद खवातीन में छाइयां मुझे पड़ गई हैं। तो फिर वो पता चलता है कि जी वो तो अपने, कोई कहता है जी मैं सन ब्लॉक 100 यूज कर रहा हूँ, कोई कहता है 90 कर रहा हूँ। डोंट डू इट, जस्ट आस्क योर डर्मेटोलॉजिस्ट। मतलब सन ब्लॉक भी आपने अपनी मर्जी से नहीं करना, आपने कंसल्ट करके ही यूज करना है। तो मुझे बताइए, आजकल जैसे हम लोग मास्क बहुत ज्यादा पहन रहे हैं, तो एक्नी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है कि मास्क पहनने की वजह से एक्नी हो रही है और पोर्स भी आप लोगों के खुल जाते हैं, इसकी क्या वजह है? सबसे बड़ी बात है, अब हमने मास्क को क्या करना शुरू कर दिया है। अब हमारी खवातीन, मैं खवातीन का बार बार नाम इसलिए लेता हूँ कि सबसे ज्यादा कंसर्न उनका, हमारा कंसर्न, और खवातीन तंग भी बहुत करती हैं डॉक्टर को आके, उनकी मसले हैं, मेरा ये हो गया। मर्द हजरात बिल्कुल तंग नहीं करते सर, मर्द आते भी नहीं है ना इतने, खवातीन का ज्यादा कंसर्न है इसलिए। अच्छा, अब खवातीन क्या करती हैं? अब आप भी माशाल्लाह बीइंग ए फीमेल, आप लोगों ने अब ये काम पकड़ लिया है कि जो मास्क है, जैसी कमीज है शलवार है वैसी मास्क है, जैसी आपने बैग पकड़ा हुआ वैसा मास्क है। इसको भी आपने स्टेटस सिंबल खवातीन ने बना लिया कि जी मैं अगर मास्क पहनूं तो जो मेरा स्टफ कपड़े का, जो मैंने शर्ट पहनी हुई है वही। डोंट डू दैट। सिर्फ वो मास्क लें जो कॉटन के हैं। अब हम लोग पॉलिएस्टर के, सिल्की मास्क यूज करने लगे हैं, डिफरेंट कलर्स के। वो पता है क्या है, उन मास्क में शोशा ज्यादा है, उन मास्क का फायदा कोई नहीं है। अच्छा। अब आपको एक मास्क मेडिकली हम N95 कहते हैं। N95 का क्या मतलब है कि 95% वो जो ट्रू N95 है उसमें चांसेस हैं हमें बचाव के वायरस से। अच्छा, अब जब हम मास्क लगाते हैं वो वाला, अब वो लगता है यहाँ हमारे दाने बन जाते हैं, जिसको हम एक्नीफॉर्म इरप्शन कहते हैं, उर्दू में या अंग्रेजी में हम पेरिओरल डर्मेटाइटिस कहते हैं, फॉलिकुलाइटिस। अब वो खवातीन आती हैं, डॉक्टर साहब मेरा तो मुंह इस मास्क से पक गया है, ये दाने बन गए हैं। तो मेरी मशवरा ये होगा, पहली बात तो ये है कि मास्क आपने तब लगाना है जब आपने बाहर होना है, या जब आप वर्क प्लेस में है, अपने घर में कमरे में, इफ यू आर श्योर कि आपको किसी को वायरस नहीं है तो मास्क उतार लें। उसके बाद कोशिश ये करें कि आप जब कमरे में बैठी हैं तो अकेली हैं तो, या अकेली हैं तो मास्क को हर वक्त मुंह पे ना लगा के रखें। होता यह है कि जब हम ऑक्सीजन हमारी जा रही होती है और फिर हम बाहर निकाल रहे होते हैं, मास्क उसको रोकता है, उससे हमारे पोर्स जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और वहां फॉलिकुलाइटिस बन जाता है। तो मास्क कॉटन का हो, नंबर 1, डिफरेंट स्टफ के ना हो, और ऐसा मास्क हो जिसके थ्रू थोड़ा थोड़ा हमें ब्रीदिंग की स्पेस भी मिलती चली जाए। तो अगर ये एक्नी का प्रॉब्लम जो होता है, हमने देखा है डॉक्टर साहब कि बहुत लंबा चलता है, ये इसकी क्या वजह है? देखिए, एक्नी जो है ना, ये तो इसको कहते हैं कील वहां से, ये बच्चियों में आजकल देखिए, आपकी नानियां दादियां, मेरी नानी दादी, उनके जमाने में एक्नी क्यों नहीं होती थी? हमारी नानियों दादियों को जो बुजुर्ग थी 50 साल, उनको कभी चेहरे पे बाल नहीं आते थे। रीजन ये थे, हम लोग प्योर खाने वो खाते थे। उन्होंने सुबह उठना, दही खाना है, लस्सी पीनी है। आजकल के बच्चे फास्ट फूड, शवारमा, पिज्जा, मतलब हमारी बर्गर, स्किन का और हमारी जो सेहत है उस पे डाइट का बहुत ज्यादा डाइट का जो है ना, सबसे बड़ा रोल डाइट है। प्रॉब्लम ये आती है कि आजकल के बच्चे, आपने कहा ना एक्नी की, कौन सा बच्चा जो घर में खाना खाता है? जब पता करो, हम तो जी बर्गर खाएंगे, हम पिज्जा खाएंगे, शवारमा खाएंगे और सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं। हमारे जमाने में मेरे वालिद हमें लस्सी दिया करते थे गर्मियों में कि बेटा लस्सी के साथ, खाने के साथ लस्सी लो। अब हमारे पैटर्न बदलते चले जा रहे हैं, हम लोगों ने फास्ट फूड की तरफ ज्यादा रुझू, और बच्चे क्या करते हैं, माँ बाप को भी लेके निकल जाते हैं कि चलो जी हमने फास्ट फूड खाना है, माँ बाप भी जा रहे हैं। तो थोड़ा सा हमें अपनी डाइट को कंट्रोल करना है। एक्नी जो खवातीन में आती है वो स्ट्रेस की वजह से भी आती है। हम लोगों पे, बच्चियों में स्कूल में बहुत स्ट्रेस हो गया, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बहुत लाइफ हो गई है, ए लेवल, ओ लेवल, मैट्रिक, FSC, कोई प्री मेडिकल में जा रहे हैं, कोई पढ़ पढ़ के वो बेचारों को स्ट्रेस की वजह से।
तो डाइट का ख्याल करें नंबर 1। उसके बाद कॉस्मेटिक्स मिनिमम यूज करें, सिर्फ तब यूज करें जब रिक्वायर्ड हो, और अल्टीमेटली पानी, फ्रूट्स और जूसेस का इस्तेमाल ज्यादा करें। तो हमें फिर कुछ टिप्स देकर जाएं जो हमारे देखने वाले हैं कि किस तरह हमें अपना स्किन का ख्याल रखना चाहिए। एक तो डाइट ठीक कर ले, दूसरा कौन सी ऐसी टिप्स आप देखें? दूसरी टिप्स मैं ये दूंगा कि पुराने जमाने में देसी टोटके बड़े होते थे, मुंह पे दही लगा लो, मुंह पे लीमू अभी भी लगाया जा सकता है, वो एस्ट्रिंजेंट एज एन एस्ट्रिंजेंट काम करता है। क्या वो हर स्किन टाइप पे लगाया जा सकता है? हर स्किन टाइप पे नहीं होता, वो भी देखना होता है। एक मैं बात करता चलूं, अगर आप मुझे अलाउ करें, कि ये हमारी जो स्किन की डिजीजेज है ना, ये क्वैक्स ज्यादा फैला रहे हैं। क्वैक्स का क्या मतलब होता है? अताई डॉक्टर्स। अब होता ये है कि आप अगर एक ब्यूटी सैलून या ब्यूटी पार्लर में चली जाएं, तो ब्यूटी सैलून का काम नहीं है आपकी एक्नी को ठीक करना, उनका काम है आपका ब्राइडल मेकअप करना, उनका काम है आपका फेशियल करना। एक्नी को और स्किन डिजीजेस को हमारा काम है ठीक करना, डर्मेटोलॉजिस्ट का। अब मेरे पास अगर एक खातून है या आप आए कि डॉक्टर साहब मेरा ब्राइडल मेकअप कर दें, मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। सिमिलरली जो हमारी क्वैकरी हो रही है, जो हमारे ब्यूटी पार्लर सैलून में अगर कोई बच्चियां वहां काम करके स्किन डिजीजेस ठीक करने, ये छाइयां पड़ जाती हैं, हल्के पड़ जाते हैं, अगर उसको ठीक करने लग जाएं तो फिर तो मेरा ख्याल है कि सारी स्किन जितनी भी लोगों की है वो सारी खराब होनी शुरू हो जाएगी। और दूसरा ये डॉक्टर साहब कि सबको अपनी स्किन टाइप का भी नहीं पता होता, एक ये भी बहुत बड़ा मसला चल रहा है। देखिए, अब मैं आपको बताऊं, आप मेरे सामने बैठी हैं, मैं अगर आपसे भी ये पूछूं कि टेक्निकली आपकी स्किन टाइप है, तो आप कहेंगे डॉक्टर साहब मुझे टेक्निकली तो नहीं पता। ये तो डॉक्टर साहब आप डॉक्टर हैं, आप बताएं कि मेरी स्किन टाइप क्या है। क्या मेरी स्किन ऑयली है, क्या मेरी स्किन ड्राई है, क्या मेरी स्किन मीडियम है। और स्किन टाइप्स में 6 किस्म की होती हैं इंटरनेशनली। 1, 2, 3 जो गोरी स्किन है, जिसको हम कहते हैं फेयर स्किन, ब्लॉन्ड्स की, जो यूरोपियन स्किन है। 4, 5 हमारी ब्राउन स्किन, और जो डार्क स्किन है वो ब्लैक। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं। डॉक्टर आतिफ काज़मी हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे स्किन के हवाले से, और कि स्किन को किस तरह तरोताज़ा रखा जा सकता है और कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो हम करते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, अगर आपकी स्किन की कोई बीमारी है या कुछ हो गया है, तो आपने कंसल्ट करना ज़रूरी है डॉक्टर के साथ, क्योंकि वही आपको बेहतर सजेस्ट कर सकते हैं। तो और भी बहुत सी बातें हैं, बहुत से अच्छे अच्छे सेगमेंट हैं जो आपके साथ शेयर करने हैं, लेकिन यहाँ वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। वेलकम बैक टू जागो लाहौर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यॉल। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं तालीम के हवाले से। तो पाकिस्तान में आपको पता है मयार तालीम बेहतरी की जानिब गामजन है, और इसका मुंह बोलता सबूत है नई जारी होने वाली यूनिवर्सिटीज की आलमी रैंकिंग, जिसमें पाकिस्तान की कदीम तरीन और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी ने शानदार कामयाबी हासिल की है। 13 शोबाजात पहली मर्तबा आलमी रैंकिंग में शामिल किए गए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी ने सिर्फ 2 सालों में 11% बेहतर पोजीशन हासिल की है। साल 2019 में आलमी रैंकिंग में पंजाब यूनिवर्सिटी का शुमार 78.5% यूनिवर्सिटीज में होता था, जबकि 2021 की अगर बात की जाए तो इसमें रैंकिंग के मुताबिक पंजाब यूनिवर्सिटी का शुमार 67.5% बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में हो रहा है। QS रैंकिंग क्या होती है, कैसे की जाती है और इससे पंजाब यूनिवर्सिटी को क्या फायदा होगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद है, चेयरमैन है रैंकिंग कमेटी पंजाब यूनिवर्सिटी के। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, सबसे पहले तो बताइए कि ये QS रैंकिंग में पंजाब यूनिवर्सिटी ने शानदार कामयाबी हासिल की है। ये QS रैंकिंग एक्चुअली होती क्या है और इसका जो पैमाना है वो क्या होता है? ये QS रैंकिंग दुनिया के अंदर बहुत सारी रैंकिंग सर्विसेज हैं, इनमें से सबसे ज्यादा जो वेल नोन है वो QS है। ठीक है। इसके अलावा भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दुनिया में जिसको जाना जाता है, माना जाता है, वो QS रैंकिंग। ठीक है। इंटरनेशनल एजेंसी है, दुनिया के तकरीबन सारे मुल्कों से यूनिवर्सिटीज को रैंक करती हैं। इनका क्राइटेरिया में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे रिसर्च है नंबर 1 पे, यूनिवर्सिटी के रेप्यूट के सर्वेज कराते हैं ये दुनिया भर से। इसके अलावा ये है कि आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हैं, नंबर ऑफ टीचर्स क्या हैं, स्टूडेंट टीचर रेशो क्या है, PhD टीचर्स की तादाद कितनी है, इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट्स और टीचर्स क्या है। इसके अलावा बहुत कुछ है जो इनके मेथोडोलॉजी में शामिल है। ठीक है। हमने सर देखा कि 2019 की अगर बात की जाए तो उसमें 3 शोबाजात जो थे वो QS रैंकिंग में आए थे, लेकिन 2.5 साल बाद 11
बल्कि 13 शोबाजात इसमें रैंकिंग में आ गए। किस तरह आप लोगों ने ये मुमकिन बनाया, कितनी मेहनत दरकार थी इसके लिए? इसमें यह है कि देखें, रैंकिंग जो होती है वो तो एक तरह से मैनिफेस्टेशन होती है, एक इजहार होता है। असल जो तब्दीली है वो तो ग्राउंड लेवल पे आती है। यानी आप अगर अपने मामलात के अंदर बेहतरी लाएं, अपने मामलात के अंदर मेरिट लाएं, अपने रिसर्च प्रोडक्शन को बेहतर करें, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करें, तो उससे ये होता है कि आपका इमेज अच्छा जाता है। आपकी पब्लिकेशंस का डाटा क्यूएस वाले पब्लिकेशन का डाटा हमसे नहीं मांगते, वो एक इंटरनेशनल दूसरी एजेंसी है उससे लेते हैं। अच्छा। तो अगर हमारे टीचर्स की इंटरनेशनल पब्लिकेशंस होंगी तो आपका नाम ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। तो मुझे बताइए, अभी जो रैंकिंग है उसमें शोबा पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की रैंकिंग सबसे ज्यादा बेहतर आई है। ये शोबा क्या होता है, इस हवाले से हमारे नाजरीन को बताइए, और इस शोबे में दाखिला लेने के लिए तलबा का कितना रुझान है? जी मैं बताता हूँ कि क्यूएस रैंकिंग जो है, सब्जेक्ट रैंकिंग अभी रिलीज हुई है 2 दिन पहले। उन्होंने 51 सब्जेक्ट एरियाज दुनिया के कवर करने होते हैं। उसमें पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का अलहदा शोबा है। अब ये सब्जेक्ट रैंकिंग के हिसाब से क्यूएस के पास तो अलहदा शोबा है, हमारे यहाँ ये शोबा केमिकल इंजीनियरिंग है। यानी केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री के अंदर हम पेट्रोलियम इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं। ठीक है। यानी हमारी यूनिवर्सिटी में पेट्रोलियम की अलहदा डिग्री नहीं दी जा रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो इंजीनियरिंग की फैकल्टी है उसने 2 सब्जेक्ट में रैंक किया है। ठीक है। केमिकल के नाम से अलग भी है, इसमें भी पेट्रोलियम में भी। इसमें भी। ठीक है। तो इसके लिए एफएससी चाहिए। अच्छा जी, अगर तालिब इल्म ने मैथमेटिक्स के साथ एफएससी की हो तो वो केमिकल इंजीनियरिंग में दाखिला ले सकता है और आगे जाके स्पेशलाइजेशन कर सकता है पेट्रोलियम। और तलबा का कितना रुझान है इसकी तरफ, कितना इंटरेस्ट है? जी, तलबा का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। ये इंजीनियरिंग की डिग्री है और आप यूं समझ लीजिए कि एफएससी की बेसिस पे जो सबसे ज्यादा मेरिट होता है पंजाब यूनिवर्सिटी में तो वो इसी सब्जेक्ट का होता है। और देखा गया है कि किसी भी यूनिवर्सिटी का जो सरमाया होता है वो रिसर्च होती है उनकी, लेकिन हमारे यहाँ पे अमूमन पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज में रिसर्च अगर देखा जाए तो बाकी ममालिक में हम पीछे हैं उनसे। तो कि हमारा जो रिसर्च कल्चर है, इस आलमी म्यार क्यों है हमारा इतना कम क्यों है, मेरा ख्याल है क्यों है? सबसे बड़ी बात जो है ना वो रिसोर्सेज की कमी है। अच्छा। यानी रिसर्च के लिए, खासतौर पे साइंसेज में रिसर्च के लिए वसाइल चाहिए। हमारे यहाँ बहुत अच्छी लैब्स नहीं हैं, बहुत अच्छा फंड्स नहीं है। तो हमारे यहाँ अगर ये चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएं तो हमारे लोग किसी भी लिहाज से कम नहीं हैं। हमारे पाकिस्तानी लोग, मैं दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी गया हूँ, हमारे पाकिस्तानी लोग जो हैं वो मैंने दुनिया भर में देखा है कि सलाहियत के एतबार से कम नहीं है। बस ये है कि इनको वसाइल अगर दिए जाएं, एक अच्छा सिस्टम बना के दिया जाए तो ये लोग किसी भी मुल्क के लोगों से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे पास टैलेंट बहुत है, लेकिन शायद ये है कि वसाइल की कमी है, सहूलियात की कमी है, प्लेटफॉर्म की कमी है। तो अपने तौर पर हम लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, अपने तौर पर हमारी तरजीहात है ना। अब जैसे हमारी हुकूमतें हैं, हमारे साहबान इक़्तिदार हैं, अगर वो ये तय करें कि पाकिस्तान ने आगे जाना है, यानी मैं यहाँ पे एक मिसाल दूंगा कि अगर पाकिस्तानियों ने ये फैसला किया कि हमें एटमी टेक्नोलॉजी में तरक्की करनी है, तो हमने दुनिया के बहुत सारे ममालिक को पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये बहुत बड़ी मिसाल है पाकिस्तानियों के आगे जाने की कि अगर पाकिस्तानी किसी एक फील्ड में आगे जा सकते हैं तो बाकियों पर अगर तवज्जो दी जाए तो बाकियों में भी आगे जा सकते हैं। तो ये क्या हुकूमती सतह पर लैक हो रहा है? हुकूमती सतह पर भी करने के काम हैं, सोसाइटी की सतह पर भी करने के काम हैं, हमारे जो थिंक टैंक्स हैं उनके भी सोचने के ये काम हैं कि हमें किन मामलात में आगे बढ़ना है और किन मामलात में हमें अपनी तरजीह को पीछे करना है। ठीक है। और हमने देखा है सर कि पंजाब यूनिवर्सिटी अब पाकिस्तान की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी है, और वो वक्त कब आएगा जब ये पाकिस्तान की भी आलमी सतह पर नंबर 1 दरसगाह होगी और बाहर के ममालिक में भी देखिए, इस वक्त जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वो पाकिस्तान की 3-4 अगर टॉप की यूनिवर्सिटी के नाम लिए जाएं, 2-3 इस्लामाबाद में है और पंजाब यूनिवर्सिटी उनमें शामिल है। अब आलमी सतह पर कैसे आगे आएगी? मेरा ख्याल है कि सिर्फ एक यूनिवर्सिटी पूरे मुल्क से हटके तो शायद इस तरह से ना आ सके। जब पूरा मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क के साथ मुल्क के इदारे तरक्की करेंगे, तो एक वक्त ऐसा आ सकता है कि हम दुनिया भर में नंबर 1 आ जाएंगे। जी, आ सकते हैं। बिल्कुल, यानी आने का पोटेंशियल तो होता है। तो आज जो हार्वर्ड और MIT आगे आए हुए हैं दुनिया भर में नंबर 1, तो उन्होंने काम किया है और वो पिछली कई सदियों से काम कर रहे हैं। तो क्या वो जो काम कर रहे हैं हमारे यहाँ पर नहीं हो रहा? नहीं हो सकता है। हाँ। उस तरह से पूरी तरह से नहीं हो रहा है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि वसाइल अगर दिए जाएं तो पाकिस्तानी सलाहियत के एतबार से किसी भी मुल्क के शहरियों से कम नहीं है। बेशक ऐसा ही है, यहाँ पर बहुत ज्यादा टैलेंट है, बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं और स्टूडेंट हैं जो पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं। लेकिन और मुझे ये बताइए कि यहाँ पर
पाकिस्तान में आलमी सतह पर या देखा जाए तो यूनिवर्सिटीज, निजी यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज का बहुत ज्यादा मुकाबला रहता है और स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती कहाँ पर जाएं कहाँ पर नहीं जाएं। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स की क्या तरजीहात होती हैं, गवर्नमेंट जाने की या निजी यूनिवर्सिटी? देखिए ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट की पेइंग कैपेसिटी क्या है। अगर स्टूडेंट अच्छा पे कर सकता है तो प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा सहूलतें उन्हें मिलती हैं। अब देखो ना, प्राइवेट सेक्टर एक एयर कंडीशन क्लासरूम दे सकता है स्टूडेंट को, जो गवर्नमेंट सेक्टर नहीं दे सकता। उसके पास वसाइल नहीं है, हर जगह पे आप एयर कंडीशन क्लासरूम नहीं दे सकते। इस तरह बाकी फैसिलिटीज है। लेकिन अगर आप रैंकिंग की बात करें तो आप देखेंगे पाकिस्तान की रैंकिंग की लिस्ट को कि पब्लिक सेक्टर आगे है और प्राइवेट सेक्टर कहीं पीछे है। प्राइवेट सेक्टर की 1-2 यूनिवर्सिटीज की हम मिसाल दे सकते हैं जो रैंकिंग में अपीयर हुई हैं, उसके अलावा तो कोई भी नहीं हुई। हालांकि प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बन गई हैं। हाँ। तो मैं ये समझता हूँ कि पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज जो हैं वो बहुत थोड़ी फीस के ऊपर 20-25 हज़ार सेमेस्टर की फीस पे वो बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है। तो पाकिस्तानियों के लिए एक नेमत है कि यहाँ पे पब्लिक सेक्टर की काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं। हाँ। और गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटीज भी बना रही है। मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि उनको वसाइल दिए जाएं। और क्या क्या वसाइल दरकार हैं अगर बात की जाए वसाइल की? तो देखें जी, अगर पैसा दिया जाए हाँ। तो उससे बाकी सारे वसाइल खरीदे जा सकते हैं। लैब्स बनाई जा सकती हैं, अच्छी लाइब्रेरीज बनाई जा सकती हैं, अच्छे असातिज़ा को अट्रैक्ट किया जा सकता है। पाकिस्तान के अच्छे असातिज़ा दुनिया भर में जाके पढ़ा रहे हैं और अपना नाम कमा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन उनको अगर हम यहाँ बुला लें, उनको अच्छी सैलरीज दें तो यहाँ पे वो आके काम करें, पाकिस्तान को तरक्की देने में हमारा साथ दें। तो मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज की कितनी कमी है? अगर पंजाब की बात की जाए या अपने ये लाहौर की बात की जाए, जितनी होनी चाहिए यूनिवर्सिटीज उतनी नहीं है। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि हायर एजुकेशन जितना भी ज्यादा फैला दिया जाए उतना ही कम है। यानी हायर एजुकेशन लेवल पे पाकिस्तान अभी कमी का शिकार है। मुझे अच्छा लगा कि पिछली गवर्नमेंट थी, मौजूदा गवर्नमेंट है, ये दोनों गवर्नमेंट इस बात पर डिटरमिन्ड हैं, कमिटेड हैं कि हमने हर जिले में एक यूनिवर्सिटी जरूर बनानी है। तो ये अच्छी बात है। बस जरूरत इस बात की है कि उनको वसाइल दिए जाएं। वो सिर्फ नाम की यूनिवर्सिटी ना हो, उनको वसाइल दिए ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सकें। अगर बात की जाए सर पंजाब यूनिवर्सिटीज की, तो वहाँ पर टीचर्स की स्किल और क्वालिफिकेशन के लिए क्या किया जाता है, क्या क्या इकदाम किए जाते हैं, उनकी स्किल्स को किस तरह पॉलिश किया जाता है? हमारी यूनिवर्सिटी के पास गवर्नमेंट के अलावा अपना फंड है। ठीक है। हम टीचर्स को पोस्ट डॉक पे और पीएचडी के लिए मुल्क से बाहर भी भेजते हैं। ठीक है। मुल्क भर के अंदर जो है वो कोई करना चाहे पीएचडी तो उसकी फी हम अफोर्ड करते हैं, यूनिवर्सिटी फी देती है। इसके अलावा ये है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो टीचर हैं उनके लिए रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें उनके पढ़ाने की स्किल भी होती हैं। उनके सब्जेक्ट के ऊपर भी हम कॉन्फ्रेंसेस और वर्कशॉप्स कराते हैं और हर वक्त इस काम के लिए हम लोग लगे रहते हैं कि उनकी ट्रेनिंग की जाए और अच्छे तरीके से उनको जो है वो इक्विप किया जाए। बिल्कुल। और सर एक और जो चीज़ है जो हम आपसे गुफ्तगू में शामिल करना चाहते हैं कि एचईसी की एक नई पॉलिसी आई है कि आप बीएस के बाद डायरेक्ट पीएचडी में दाखिला ले सकते हैं। आप इससे मुतफिक हैं? इस पे काफी कंट्रोवर्सी पाई जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं जाती तौर पर इससे मुतफिक हूँ। अच्छा। उसकी वजह यह है कि जब मैंने पीएचडी की थी, 2004 की मेरी पीएचडी है, मैंने तो 16 साल के एजुकेशन के बाद दाखिला लिया था और मैंने पीएचडी ठीक ठाक कर ली, मुझे कोई मसला नहीं हुआ। यानी मैंने एमफिल नहीं किया हुआ। ठीक है। तो अगर दुनिया को देखते हुए अगर पाकिस्तान की एचईसी इस तरफ लौट रही है कि हम 16 साल की एजुकेशन चाहे बीएस के नाम पे हो चाहे एमए एमएससी के नाम पे हो उसके बाद डायरेक्ट पीएचडी कराएं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। यानी असल बात यह है कि आपने काम सिखाना है, वो काम आप एमफिल के जरिए भी सिखा सकते हैं और पीएचडी के अंदर उसको डायरेक्ट दाखिला दें और वहाँ पे काम सिखा दें। तो अगर ये जो ये पॉलिसी जो आई है इसके तहत क्या एमफिल खत्म कर दिया जाएगा या एमफिल भी होगा? एमफिल तकरीबन खत्म ही समझे। अच्छा। उसकी वजह यह है कि एमफिल में दाखिला नहीं होगा, दाखिला पीएचडी में होगा। ठीक है। लेकिन अगर एक तालिब इल्म 2 साल के बाद ये फील करता है कि मुझे पीएचडी में कंटिन्यू नहीं करना तो उसको एमफिल की डिग्री दे दी जाएगी। अच्छा। एमफिल की डिग्री दी जाएगी लेकिन एमफिल में एडमिशन नहीं होगा। अच्छा। तो लेकिन हमने देखा है कि बीएस में इतनी रिसर्च नहीं कराई जाती, ज्यादा इससे फर्क नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन एमफिल में जाके बच्चे रिसर्च वर्क करते हैं। लेकिन 3 से 5 साल की जो पीएचडी की डिग्री है उसमें काफी वक्त होगा कि हम स्टूडेंट को रिसर्च सिखा सकेंगे। अच्छा। लेकिन जिनको पहले से ही नहीं पता रिसर्च के बारे में, रिसर्च वर्क करके ही नहीं आए, तो वो पीएचडी में कैसे अपीयर हो सकते हैं? देखिए, इससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैंने जब मास्टर किया था तो मैंने मास्टर में थीसिस नहीं किया था, मैंने कोर्स वर्क के साथ मास्टर किया था। लेकिन पीएचडी में आके मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। यानी पीएचडी में हमारे असातिज़ा हमें काम सिखा देते हैं और रिसर्च की तरफ लगा दें तो 2 से 3 साल और 3 से फिर थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लेते हैं पाकिस्तान में पीएचडी करने वाले, तो काफी वक्त होता है रिसर्च सीखने के लिए। लेकिन जो लोग बच्चे रिसर्च कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको सीखना बहुत ज्यादा मुश्किल है।
लेकिन जो बच्चे अभी कर रहे हैं एमफिल, उनके साथ ज्यादती नहीं हो जाएगी? वो तो कहेंगे हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, और जो बच्चे अब दाखिला ले रहे हैं वो डायरेक्ट बीएस से पीएचडी में चले जाएंगे। नहीं, इसमें ना थोड़ा सा नए सिस्टम को समझने की ठीक है। जितना काम बच्चे एमफिल में आजकल कर रहे हैं ना, तकरीबन इतना ही काम नई पीएचडी की पॉलिसी में शामिल किया गया। ठीक है। यानी इस वक्त बच्चे करते हैं 30 क्रेडिट आवर्स का एमफिल, यही 30 क्रेडिट आवर्स उठा के पीएचडी के कोर्स वर्क में डाल दिए गए। तो पीएचडी का जो अपना कोर्स वक्त था 18 क्रेडिट आवर्स का, उसको 48 कर दिया गया है। अच्छा। तो आप यूं समझेंगे कि बच्चे को दाखिला पीएचडी में दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन उसे काम वो तकरीबन सारा ही लिया जाएगा जो इस वक्त वो एमफिल में कर रहा है। जो एमफिल में हो रहा है वही पीएचडी में ही। बिल्कुल, वो शुरू में वही होगा और उसके बाद पीएचडी लेवल का काम। ठीक है, ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया सर। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे और चेयरमैन थे रैंकिंग कमेटी पंजाब यूनिवर्सिटी के। सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर तशरीफ लाए हैं और हमें बताया है कि क्या क्या चल रहा है तालीमी मैदान में, क्या चल रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी आपको बता रहे हैं कि इस वक्त आलमी रैंकिंग जो है उसमें पहुंच चुकी है और 13 शोबाजात हैं जो इस वक्त उसमें अप्रूव किए गए हैं या हमें ये एजाज मिला है। तो आगे बढ़ते हैं और एक और चीज़ है जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है कि पाकिस्तान की मारूफ प्लेबैक सिंगर माला बेगम की 31वीं बरसी आज मनाई जा रही है। माला बेगम ने वक्त के नामवर मौसीकारों की धुनों को अपनी आवाज के जादू से अमर किया है। 9 नवंबर 1939 को फैसलाबाद में पैदा होने वाली मारूफ गुलकारा माला बेगम का असली नाम नसीम नाजली थी। उन्हें बचपन से ही मौसीकी का शौक था। 50 की दहाई में माला अपनी बड़ी बहन शमीम नाजली के साथ मौसीकी की दुनिया में अपने नाम की शमा रोशन करने लाहौर आई थी, जहां उन्होंने अपनी मधुर आवाज के सहर से जमाने को गर्विदा बना लिया। माला बेगम ने 1962 में पहली उर्दू फिल्म सूरजमुखी में अपने फन का जादू जगाया था और अपने करियर में माला बेगम ने 600 से ज्यादा फिल्मों के लिए सैकड़ों गीत भी गाए। अपने वक्त के नामवर गुलकारों के साथ काम करने वाली माला बेगम 6 मार्च 1990 को इस जहाने फानी से रुखसत हो गई थी। और जनाब, मैं यहाँ पर एक वक्त ब्रेक ले वेलकम बैक टू जागो लाहौर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। नाजरीन, मौसम बहारा शुरू हो चुका है और माजी में मौसम बहारा का आगाज एक खूबसूरत त्यौहार बसंत से किया जाता था, जो खुशियों से भरा रंगारंग त्यौहार हुआ करता था। पतंगसाजी इस त्यौहार का खासा हुआ करती थी, जो इसे त्यौहार को 4 चांद लगा दिया करती थी। लेकिन फिर मनफी सोच का हामिल अनासिर की वजह से ये त्यौहार आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा। इस पर बहुत ज्यादा पाबंदियां भी लगा दी गई। इसकी बड़ी वजह कांच का मांझा लगी या सिंथेटिक वो मखसूस डोरे थी जो पतंगे उड़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। उनसे मुखालिफ पतंग काटने में आसानी होती थी, इसलिए उनका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता था। डोर राहगीरों, मोटरसाइकिल और साइकिल सवारों के गले पर फिरने के अंबात वाक़या होना शुरू हो गए और जिसके बायस हुकूमत पंजाब ने सन 2009 में पतंगबाजी की ममानियत का कानून मंजूर किया, जिसके मुताबिक पतंग उड़ाने और उसको उड़ाने वाले डोर और इस पर लगाने वाले कांच का मांझा बनाने और बेचने पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन ये सिलसिला अभी भी जारी है। ये खूबसूरत और खुशियों वाला खेल एक खूनी खेल बन चुका है। अभी कल ही की बात है कि कातिल डोर ने अमेरिका से पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले होनहार उस्ताद की जान ले ली। गवर्नमेंट दयाल सिंह कॉलेज में लेक्चरार मोटरसाइकिल सवार आफ्ताब अहमद गले पर डोर पड़ने से जाँ बहक हो गया। ये कातिल डोर और कितनी गर्दनें काटेगी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उमर जावेद हैं और उमर, वाकयात हैं जो बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। सबसे पहले तो इस वाक़े की हमें डिटेल्स बताइएगा, हमारे नाज़रीन को डिटेल बताइएगा कि वाक़े पर नोटिस तो ले लिया जाता है लेकिन उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? जी बिल्कुल, आपने वजह फरमाया कि पाबंदी भी है और पुलिस को बाकायदा आप कह लें कन्वे भी किया हुआ है कि इसके हवाले से कोई लीनियंसी जो है वो नहीं बरती जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी पतंगबाजी होती है। ये अफसोसनाक वाक़या भी कल अलग सुबह तकरीबन 8:15 बजे के करीब मुस्लिम टाउन जो ओवरहेड ब्रिज है उसके ऊपर पेश आया था, जब आफ्ताब अहमद घर से निकले और दफ्तर जा रहे थे। उनका दयाल सिंह कॉलेज में वो पढ़ाते हैं, लेक्चरार थे, जा रहे थे कि ये डोर उनके गले पे फिर गई और इतनी मोटी डोर थी कि वो टूट ना सकी और उनके गला जो था वो शदीद मुतासिर हुआ और मौके पर ही वो दम तोड़ गए। रेस्क्यू 1112 ने मौके पर पहुंचकर उनको तिब्बी इमदाद देने की कोशिश की, लेकिन वो जाँबा नहीं हो सके। पुलिस इस किस्म के वाक़यात को दबाने की कोशिश करती है, छुपाने की कोशिश करती है,
क्योंकि ऐसे वाक़यात से उनकी नाअहली होती है। अब वो एक तो हाईली क्वालिफाइड इंसान थे, दूसरे माशरे में वो तालीम बांट रहे थे और उनका कोई कसूर भी नहीं था। कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कोई डिस्प्यूट होती है, वो तो गुजर रहे थे वहाँ से। इस किस्म के वाक़ये के ऊपर अगर कोई जान चली जाए तो लोग उसको ये कहते हैं कि इनकी कोई डिस्प्यूट चल रही थी, लेकिन उनका ना कसूर था। लेकिन किसी शख्स ने अपनी इस खूनी खेल की आसूदगी हासिल करने के लिए, पतंगबाजी करने के लिए उसने पतंग उड़ाई और वो जो है डोर। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके ऊपर काफ़ी अरसे के बाद दोबारा एक्शन लिया गया है। कल जब लाहौर न्यूज़ समेत बाकी चैनल्स ने ये खबर चलाई तो पहली दफ़ा काफ़ी अरसे के बाद एक लॉन्ग स्पैन के बाद SHO को मुअत्तल किया गया है, SHO इचरा को मुअत्तल किया गया है और DSP इचरा जो हैं उनसे एक्सप्लेनेशन मांगी गई थी और SP मॉडल टाउन इनसे एक्सप्लेनेशन मांगी गई थी। DSP इचरा भी रात को तब्दील कर दिए गए हैं, लेकिन SHO को सज़ा मिलने से ये होगा कि अब डेटरेंस क्रिएट होगी और वो SHO जो घरों में बैठे रहते हैं या थानों से बाहर नहीं निकलते, अब वो अमली तौर पे कुछ करेंगे और पतंगबाजी को रोकने के लिए। तो क्या उमर सिर्फ मुअत्तल कर देना काफ़ी है? क्योंकि कुछ अरसे बाद उनको कहीं और तैनात कर दिया जाता है। जी, आपकी बात बजा है। इसके अंदर जहाँ पे पुलिस अफसरान की जानिब से प्रॉपर वॉच एंड वॉट नहीं है, वहीं पे वालिदैन की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। जब कोई बच्चा या कोई लड़का छत पर चढ़ता है पतंग उड़ाने के लिए तो ये मुमकिन नहीं है कि वालिदैन को ना पता हो। बिल्कुल ऐसे ही है। मीडिया इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहा है। वो गाए बगाए कैंपेन्स हम करते रहते हैं कि पतंगबाजी जो है वो ममनू है, उसकी वजह से इतने नुकसानात हो रहे हैं, लेकिन पतंगबाजी करते हैं जब वालिदैन देख रहे हैं कि उनके बच्चे पतंगे और डोरें घर ला रहे हैं, उनको चाहिए कि वो मना करें। तो वालिदैन भी अपना किरदार अदा नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये बढ़ रहा है। और जहाँ आप पुलिस की बात कर रही हैं, देखें पुलिस का कसूर है कि वो अपने इलाके के अंदर प्रॉपर गश्त नहीं करते, पतंगबाजों को जब जिस छत से पतंग उड़ रही होती है उसको वॉच नहीं करते। अभी तो इनके पास ड्रोन टेक्नोलॉजी भी आ गई हुई है, इनके पास ड्रोन कैमराज हैं। ये ड्रोन कैमराज को उड़ा के यानी डोर टू डोर जाने की बजाय ये एक मुकाम से ड्रोन उड़ा के 10-15 मिनट की मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि किस छत से पतंगबाजी हो रही है, लेकिन उसके लिए संजीदगी की ज़रूरत है। पुलिस का गैर संजीदा रवैया जो है उसकी वजह से ये वाक़यात बढ़ रहे हैं। और आप तो ये आफ्ताब अहमद की बात करें जो गुज़िश्ता रोज़ वाक़या पेश आया है, 2 वाक़यात इससे पहले भी पेश आए हैं इसी माह में, जिसके अंदर दोनों खुशकिस्मती से जो मोटरसाइकिल सवार थे वो ज़ख्मी हुए, लेकिन उनकी जानें बच गई। ठीक है। लेकिन अगर आप गुज़िश्ता सालों की फिगर देखें तो उसके अंदर ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं और डिमांड एंड सप्लाई जो है वो पुलिस अभी तक रोकने में नाकाम है। एग्जैक्टली अगर पतंगे उड़ाई जा रही हैं तो इसका मतलब है कि डोरे बन भी रही हैं और पतंगे भी बन रही हैं, तो फिर कहाँ पर लैग कर रहे हैं हम? लूप होल्स कहाँ पर हैं? देखें, पतंगबाजी के साथ साथ एक और भी नासूर है जो हमारे माशरे में जाने ले रहा है, वो मंशियात का है। बिल्कुल। ये तमाम चीज़ें यानी मंशियात हो गई, पतंगे हो गई, डोरे हो गई, ये लाहौर में दाखिल होने के लिए जो लाहौर के दाखिली खारजी रास्ते हैं वही इस्तेमाल होते हैं। पुलिस ये दावा करती है कि दाखिली खारजी रास्तों के ऊपर नफरी लगाई हुई है और हम चेकिंग कर रहे हैं हर आने वाली ऐसा है? देखिए, अगर ऐसा होता तो लाहौर में पतंग जो है वो आ रही है ना होती, डोरें आ रही हैं, तो इसका मतलब है चेकिंग का मैकेनिज्म जो है वो वैसा नहीं है जैसा पुलिस दावा कर रही है। देखिए, मंशियात भी लाहौर में इन दाखिली खारजी रास्तों से दाखिल होती है, उसको भी पुलिस रोकने में नाकाम है। ये पतंगबाजों को और पतंग फरोशों को और पतंग साजों को भी रोकने में। देखिए, डिमांड एंड सप्लाई, अगर आप इस चेन को ब्रेक कर देंगे, डिमांड अगर है और सप्लाई नहीं आने देंगे तो वो डिमांड जब पूरी नहीं होगी तो लोग उससे खत्म होते जाएंगे। ऑनलाइन पतंगे और डोरें जो है वो सेल हो रही हैं। ऑनलाइन भी हो रही हैं जी, फेसबुक पे और दीगर जितने ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इसके ऊपर बाकायदा पेजेस बने हुए हैं, जिसके ऊपर लाहौर पुलिस ने आज तक एक्शन नहीं लिया। हालांकि अगर लाहौर पुलिस चाहती तो FIA को और PTA को लिख सकती थी कि ऐसे पेजेस को बैन किया जाए पाकिस्तान में जो ये पतंगे बेचने के लिए या खरीदने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन बात वही है कि गैर संजीदा रवैया है पुलिस की जानिब से, जिसकी वजह से ऐसे वाक़यात होते हैं। और इन वाक़यात के अंदर जिनके बच्चे जो हैं वो जान की बाजी हारते हैं, उनके ऊपर जो क़यामत टूटती है वो सिर्फ उसका अंदाज़ा वही लगाया जा सकता है। देखिए, एक बंदा घर से अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए निकला है और उसके वालिदैन को ये पता चलता है कि वो किसी ट्रैफिक हादसे में नहीं, किसी खुदा ना खास्ता किसी और एक्टिविटी में फौत नहीं हुआ, बल्कि डोर फिरने से हुआ है।
तो आप देखें कि वो तमाम उनका जो गुस्सा और गम है वो हुकूमत और पुलिस के लिए मजीद बढ़ता जाता है। और हम यही कहते हैं कि पुलिस जो है उसको हर बंदा जो है वो बुरा भला कहता है, इन्हीं हरकतों की पुलिस की वजह से बुरा भला कहता है कि आप एक आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम है। पतंगबाजी को रोकना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक ऐसा टाइम भी आया था जब साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने इसके ऊपर नोटिस लेने शुरू किए थे तो पतंगबाजी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, किसी छत से पतंग उड़ती कभी दिखाई नहीं देती थी। लेकिन अभी पुलिस की शायद प्रायोरिटीज चेंज हो गई जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं। तो अभी आपने साबिक वज़ीर आला पंजाब की बात की है, तो अभी जो हाल में वज़ीर आला हैं उनका क्या कहना है, उनका क्या एक्शन है इन सब चीज़ों पर? देखिए जी, उन्होंने कल भी नोटिस लिया था, इससे पहले जो वाक़यात हुए उसके ऊपर भी वज़ीर आला साहब ने नोटिस लिया, लेकिन उनकी भी शायद मसरूफियात इतनी है कि वो नोटिस जो है वो तो जारी हो जाता है लेकिन उसके बाद उसकी परसुएंस नहीं होती कि जो ये वाक़या हुआ था उसके अंदर किन किन अफराद को यानी सज़ा दी गई है और सज़ा के बाद लाहे अमल क्या बनाया गया ऐसी चीज़ को रोकने के लिए। गुज़िश्ता रोज़ भी CCP लाहौर से उन्होंने रिपोर्ट मांगी थी कि फौरी तौर पे इसकी जो है रिपोर्ट मुरतब करके बताई जाए कि कौन ऐसा यानी किसकी नेग्लिजेंस है, किसकी वजह से ये वाक़या जो पेश आया। डेफिनेटली CCP लाहौर ने रिपोर्ट बना के भेज दी होगी, उन्होंने ये लिख दिया होगा कि SHO को मुअत्तल कर दिया, SP और DSP को कर दिया है और हमने इतनी हज़ार पतंगे पकड़ ली, इतनी हज़ार डोरें पकड़ ली हैं। लेकिन कुछ दिन तो पुलिस बहुत विजिलेंट रहेगी, बहुत छतों के ऊपर चढ़ के वो अपनी फुटेजेस वगैरह भेजेंगे और अपनी PR जो है वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे ही मामला थोड़ा सा ठंडा होगा उसके बाद फिर वही हमने ये देखा भी था उमर जावेद कि किसी एक ज़माने में छतों पर सीढ़ियाँ लगा कर पुलिस लड़कों को पकड़ती भी थी छतों पे चढ़ के, देन जो था ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाता था। तो ये सिलसिला बंद हो चुका है या अभी ये नहीं अभी है? किसी किसी इलाके में होता है, जैसे कल CIA नवाकोट के इलाके में DSP जो नवाकोट है उन्होंने ड्रोन कैमरे के जरिए मॉनिटरिंग की है। लेकिन आप जब पुलिस जो है वो सड़कों पे निकलती है तो लोग पतंगे दिन में उड़ाने की बजाय शाम में चले जाते हैं, क्योंकि जनवरी फरवरी और मार्च जो है वो ऐसे मौसम है जिसके अंदर हवाएं बहुत अच्छी चलती हैं और ये पतंगबाजों के लिए बड़े फेवरेट महीने जो है वो समझे जाते हैं। आपने देखा है कि बसंत भी इसी वजह से जनवरी के एंड में या फरवरी के मिड में आती थी, क्योंकि हवाओं का जो रफ्तार है वो थोड़ी सी तेज़ होती है और पतंगबाज जो हैं वो अच्छा पेच कर पाते हैं। इसीलिए इन्हीं मखसूस दिनों के अंदर बसंत भी रखी जाती थी। तो शाम के टाइम आप देखें, अगर आप महसूस करें, आप अपने टेरेस वगैरह पर खड़े हो तो आपको एक ठंडी हवा जो है वो महसूस होती है कि हवा जो है वो चल रही है और कदरे तेज़ रफ्तार है उसकी, तो वो पतंगबाजों के लिए बहुत अच्छी होती है। इसलिए पतंगबाज जो है वो दिन की बजाय शाम में चले गए। अभी लाहौर के बहुत से इलाके हैं जिसके अंदर कैंट डिवीजन जो पुलिस की है उसके इलाके वॉल्टन है, कोट लखपत मॉडल टाउन में आ जाता है, फिर काहना के इलाके हैं कुछ, इसी तरह अंदरून शहर के कुछ इलाके हैं जहाँ पर रात को पेचे जो हैं वो किए जा रहे हैं। सफ़ेद रंग के गुड्डे और दूसरे गुड्डे जो हैं वो रात को आपको उड़ते हुए नजर आते हैं। ये जो डोरे हैं ये भी वही हैं जो रात को पेच किए जाते हैं, वो फिर गुड्डे सुबह जब छतों पे गिर जाते हैं और उनकी डोरें सड़क पे लटक रही होती हैं तो वो हादसात का सबब बनती है। बहुत सी जो काइट फ्लाइंग एसोसिएशंस थी उन्होंने बहुत सी तजावीज़ भी दी थी हुकूमत को, लेकिन क्योंकि हुकूमत इसके ऊपर हो सकता है कि संजीदगी से कुछ करने की कोशिश कर रही हो लेकिन वो अमलन नजर नहीं आ रहा। वो नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल ऐसी है। और उमर, हमने देखा है कि बहुत से बच्चे भी पतंगे उड़ा रहे होते हैं, उन पे तो नहीं पर्चा कट सकते, उनको तो नहीं सजाएं हो सकती, उनके वालिदैन के खिलाफ अब उनके वालिदैन के खिलाफ होंगी, ऐसा कोई आ रहा है? जी, जो जुवेनाइल है, जो कम उम्र बच्चा है, अगर वो पतंगबाजी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके वालिदैन जो है उनके खिलाफ, जो वालिद हैं या बड़ा भाई है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। आप देखें कि ये जिलानी पार्क जो है यहाँ पे जश्न बहारा हर साल मुनक्किद किया जाता है। पहले इस पार्क के अंदर पतंगबाजी भी की जाती थी कि पतंग जश्न बहारा के दौरान लोग जो थे वो आके पतंग, इस तरह का अगर आपसे पतंगबाज वो छतों पे कंट्रोल नहीं हो रहे तो काइट फ्लाइंग एसोसिएशंस जो हैं वो मुतअद्दिद बार इनको कह चुकी हैं कि शहर से दूर दराज इलाके जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पे कोई जगह मखसूस कर दी जाए और दिन मखसूस कर दिए जाए। तजवीज़ भी तो दी गई थी चांगा मांगा में बसंत मनाने की। जी, ये ऐसी एक तजावीज़ जो हैं वो काइट फ्लाइंग एसोसिएशंस की जानिब से दी जाती रही है। मेरी गुज़िश्ता रोज़ भी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि वो शहर से बाहर जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पे कहीं कोई एक मुकाम जो है वो फिक्स कर दें जहाँ पर पतंगबाज जो हैं वो जाके एक दिन बसंत मना लें, ताकि वो जो एक
बसंत बहुत ही शौक है बसंत मनाने जो एक का। वो बसंत का दिमाग के अंदर आता है, क्योंकि बसंत जो थी वो लाहौर की बसंत बहुत ज्यादा मशहूर हो गई थी। छतें जो थी वो बसंत से पहले बुक की जाती थी, बाहर से लोग आते थे लाहौर में बसंत मनाने। जी बिल्कुल। और अंदरून की जो हवेलियां थी वो बाकायदा उसकी बुकिंग की जाती थी, और कई माह पहले बुकिंग की जाती थी कि जी ये छत हम लेंगे और यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे बसंत को। तो उसी तरह की फेस्टिविटी अगर चाहते हैं तो आप थोड़ा सा शहर से दूर कोई ऐसा इलाका मुख्तस कर दीजिए जहाँ पे ये एक फेस्टिविटी के तौर पे जो है मनाया जा सके, और उसके बाद शहर जो है वो आपका महफूज हो सकता है। लेकिन उसके लिए डेफिनेटली काइट फ्लाइंग एसोसिएशन, हुकूमत और पुलिस को, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जिलाई इंतजामिया, इनको सारों को बैठ के कोई लाएमल बनाना पड़ेगा। क्योंकि पुलिस से छतों पर जो पतंगबाजी हो रही है मुख्तलिफ पॉकेट्स के अंदर, वो नहीं रुक रही, जिसकी वजह से ऐसे वाकयात हो रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो हम के फैसलाबाद में और अभी देखा भी गया था कि पिंडी में बहुत ज्यादा इस दफा बसंत मनाई गई है, लेकिन जब तक पूरे सूबे में एक ही तरह का यूनिफॉर्म कानून नहीं नाफिज किया जाएगा तब तक आपको लगता है कि हो सकती है ये चीजें, इस पर पाबंदी लग सकती है? देखें, ये काइट फ्लाइंग एक्ट जो है वो तो बन चुका है, इसके अंदर मुकदमात भी धड़ाधड़ मुकदमे होते हैं। यहाँ तो फिर जरूरत इस चीज की है कि उसकी पेनल्टी जो है वो इतनी ज्यादा कर दी जाए, जुर्माना जो है वो लाख से 2 लाख 3 लाख या इससे भी ज्यादा कर दिया जाए, और पनिशमेंट जो है वो भी ज्यादा कर दी जाए। अगर एक कोई पतंगबाज जो है वो पकड़ा जाता है तो अगले दिन उसकी जमानत हो जाती है, और जो उसको जुर्माना होता है वो बहुत ही थोड़ा सा होता है, चंद 100 रुपए जुर्माना होता है। अगर जुर्माना फिर तो वो बाज नहीं आएगा ना, यही कह सकते हैं उमर जी आप। यहाँ तो इसके अंदर फिर कानून साजी की जरूरत है कि सजाएं और जुर्माना जो है वो इतना ज्यादा बढ़ा दें कि जो पकड़ा जाए, और जब वो जुर्माना या उसको पे करना पड़े या सजा हो तो उसको पता हो कि वो ये हरकत ना करे। अभी काइट फ्लाइंग एक्ट के तहत जो मुकदमा दर्ज होता है वो अगले दिन सुबह सारे बाहर आ जाते हैं, उसकी वजह से भी लोगों को जो है वो खौफ नहीं पैदा हो रहा। और जो आप यूनिफॉर्म पॉलिसी की बात करिए, देखिए पूरे पंजाब के अंदर एक ही जो ये काइट फ्लाइंग एक्ट है उसके तहत ही कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आपने जिन शहरों का जिक्र किया, गुजरांवाला, फैसलाबाद और रावलपिंडी, इन तीनों शहरों में बसंत का ऐलान किया गया, बाकायदा बसंत मनाई भी गई। उस तरह का जोशो जज्बा नहीं देखा गया कि हर छत पे, क्योंकि पुलिस कहीं ना कहीं पे कार्रवाई तो करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी पतंगबाजी हुई और कई लोग जख्मी भी हुए। बिल्कुल ऐसे ही है। रावलपिंडी के अंदर भी ऐसे अनटूवर्ड वाकयात पेश आए, डोरे फिरने की इंसिडेंट पेश आए अभी हाल ही में। तो इस चीज़ को रोकने के लिए देखिए, हर छत पे अगर आप हम लोग पुलिस की बैशिंग जरूर करते हैं, लेकिन पुलिस हर छत पे नहीं चढ़ सकती। तो पुलिस को खौफ पैदा करना, खौफ पैदा करने के लिए सजा और जो जुर्माना है वो बढ़ाने की जरूरत है, या फिर तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो बैठ जाएं और उसके बाद कोई ऐसा मुकाम कर दें जहाँ पे 1 दिन या 2 दिन की फेस्टिविटी का ऐलान किया जाए कि वहाँ पे जाके ये फेस्टिवल जो है बनाया जाएगा, और उसके बाद वहाँ पे ही तमाम चीज़ों को तल्फ कर दिया और जाए। मेरे ख्याल से अगर इस तजवीज़ पर गौर कर भी लिया जाए उमर जावेद, तो बुरी चीज़ नहीं है। अगर किसी एक पॉइंट को आप फिक्स कर लें कि यहाँ पर आप आके बसंत मना सकते हैं। हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन थे उमर जावेद, हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे कि किस तरह ये जो पतंगबाजी का खेल जारी है और खूनी खेल जारी है, जिसकी वजह से रोज़ ब रोज़ लोगों की जो जानें जा रही हैं, जो डोर है उसकी वजह से जाने जा रही हैं। तो ये तजवीज़ ही है जो हम आज निकाला है, और उमर जावेद ने भी हमें बताया है कि ये तजवीज़ दी जा रही है, उस पर अगर अमल कर दिया जाए तो ये बसंत भी मनाई जाएगी और लोगों की ज़िंदगियां भी बच जाएंगी। इसका जो प्रोग्राम का वक्त है वो यहाँ पर ख़त्म होता जाता है। आज सैटरडे है और वीकेंड आपको पता है स्टार्ट हो चुका है, कल संडे है, तो आपने आज प्लान भी बनाया होगा बाहर जाने का। हमने आपको मौसम के हवाले से भी बता दिया था कि आज कैसा मौसम रहने वाला है, तो आप बाहर जाइए, ख्याल रखिए, अपनी फैमिली को भी टाइम दीजिए, खुद को भी टाइम दीजिएगा और हल्ला गुल्ला भी कीजिएगा, लेकिन SOPs का ज़रूर ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बेहद सारा ख्याल रखिएगा। जाते जाते शहजाद रॉय का गाना है तेरा मुखड़ा हंसी, वो ज़रूर सुनिएगा।